नमस्कार। वीकेंड लेक्चर सीरीज में एक बार फिर मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इंडियन पेनल कोड के दो सेक्शंस को लेकर के उसमें दो सेक्शंस में डिस्कस किए गए दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 34 एंड 149 और वहां डिस्कस किया गया है ज्वाइंट लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, या इसको और आसान भाषा में पढ़ा जाता है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। इस लेक्चर में ये बात करेंगे कि आखिर एक व्यक्ति जो है वो कितने तरीके से ऑफेंस कर सकता है, और उसके बाद देखेंगे कि आखिर सेक्शन 34 कहना क्या चाहता है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल, ये जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 34 में, आखिर इसकी मीनिंग क्या है। फिर बात उठेगी कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखेंगे सचिन जेना की केस आएगी, जहां यह डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट सेक्शन 34 में पूरे करने होंगे। इसी बात को डिस्कस करते हुए देश राज्य का मुकदमा आएगा स्टेट ऑफ एमपी के साथ 2004 में। सेक्शन नंबर 34 पे जो सबसे लीडिंग केस आपको जाननी चाहिए और आपके आंसर बुक में होनी ही चाहिए, वो केस आएगी वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर की। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस आएगी वो होगी महबूब शाह वर्सेस एम्परर की। फिर बात उठेगी पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद की। फिर यह भी बात उठेगी कि क्या कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी क्रिएट हो सकता है, क्या मौकाए वारदात पे भी कॉमन इंटेंशन फ्रेम किया जा सकता है। इसको डिस्कस करेंगे ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर प्रश्न उठेगा सेक्शन 34 में कि क्या एक्यूज का फिजिकल प्रेजेंस में होना क्राइम सीन में जरूरी है। यहां पर दो मुकदमे आएंगे, वेंकटिया का मुकदमा आएगा कर्नाटका के साथ, और फिर दूसरा मुकदमा भी आएगा, वो होगा जेएम देसाई का। इसके बाद बात उठेगी फिजिकल प्रेजेंस के बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 35 से लेकर के 38 क्या डिफरेंट वेरिएशंस लेके आते हैं, क्या डिफरेंशिएशन है 34 का 35 से 38 के बीच। अब बात आएगी कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि एक अलग ऑफेंस के रूप में सेक्शन 149 डिस्कस करेगा। 149 ये कहेगा कि पहले एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, उस अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में या तो ऑफेंस किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिसको अनलॉफुल असेंबली के मेंबर समझते थे, जानते थे, लाइकली था कि ऐसा हो सकता है, वो बात आएगी। फिर उसमें केस आएगी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस चिक्का होतप्पा एलियास वर्दे गौड़ा एंड अदर्स की। यह केस है 2008 की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 149 के दो पार्ट्स बनाए हैं और दोनों पार्ट्स को इनलार्ज किया, एनालिसिस की है। इसके बाद बात उठेगी करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। यह एक इंपॉर्टेंट मुकदमा है सेक्शन 149 पर, जहां यह बात उठेगी कि अगर आपने सिर्फ 5 ही लोगों का नाम एफआईआर में लिखवाया, 5 ही लोगों के ऊपर आपने चार्ज लगवाए, लेकिन ट्रायल के दौरान उसमें से 1-2 लोगों को आप उस क्राइम सीन में प्रूव नहीं कर पाए, तो क्या बचे हुए 2 आदमी 3 आदमी को आप सेक्शन 149 में पनिश कर पाएंगे। और दूसरी ओर वहां यह भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे मामलों में जहां 5 से ज्यादा लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग अनडिस्क्लोज हो जाएं, अनडिस्क्लोज ही रह जाएं, कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें हम ट्रायल में शामिल ना कर पाए, लेकिन अगर उसके बाद भी वहां पर अगर केवल 2 लोगों के बीच में भी हमें 2 लोग ही मिलते हैं और भले जो अनडिस्क्लोज लोग हैं वो ज्यादा हैं, फिर भी हम 5 से कम लोगों को पनिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात करेंगे करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। सेक्शन 149 का मेन बेस है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली डिस्कस की गई है सेक्शन 141 इंडियन पेनल कोड में, और यहां बताए गए हैं कि अगर कोई असेंबली जो 5 या 5 से अधिक लोगों की है और वहां 5 ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, अगर उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए असेंबली बनी है, या शुरू में तो असेंबली लॉफुल थी, बाद में अगर इन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करते हुए वो बढ़ते हैं, तो यह माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली है। और फिर लास्ट में ये देखेंगे कि आखिर सेक्शन 34 का 149 के साथ क्या डिफरेंस है।
इतनी बातें, इतनी विवेचना आज के इस वीकेंड लेक्चर सीरीज में। शुरू करते हैं कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 34 एंड 149 इंडियन पेनल कोड विच एंश्राइन द ज्वाइंट लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। जब हम ऑफेंस को देखें, जब हम ये समझें कि एक व्यक्ति कितने तरीके से अपराध कर सकता है, तो एक व्यक्ति 4 तरीके से अपराध कर सकता है। पहला, कि वो खुद ही कमिट करे ऑफेंस को। नंबर सेकंड, वो अपने ऑफेंस करने के इंटेंशन को शेयर करे दूसरे लोगों के साथ। नंबर थर्ड, वो या तो ऑफेंस करने के लिए किसी और को प्रायोजित कर ले, किसी और को वहां पर प्रायोजित कर दे, वहां उसको जो है एक एजेंट के रूप में अपना बना ले। और नंबर 4, कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले या एक दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो। तो यहां पर जब आप पहली कैटेगरी को देखते हैं कि कोई व्यक्ति खुद ही अपराध कर रहा है, तो अब उसको आप फिक्स कराना, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स कराना बहुत आसान है। जब आप नंबर 3 को देखते हैं कि वो किसी व्यक्ति को प्रायोजित कर रहा है, किसी व्यक्ति को अपने एजेंट के रूप में ले रहा है, और नंबर 4 की जहां पर वो या तो कॉन्स्पिरेसी के जरिए आ रहा है या एड कर रहा है या अबेट कर रहा है, तो ये दोनों खंड 3 और खंड 4 जो है, तीसरा और चौथा जो फेज है, इसे हम अबेटमेंट में शामिल करते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, जहां एक व्यक्ति अपने अपराध करने के, अपने कमीशन ऑफ ऑफेंस के इंटेंशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है, वहां पर यूज होता है, जो सेक्शन लागू होता है, वो है सेक्शन नंबर 34 इंडियन पेनल कोड का। क्या कहता है सेक्शन 34? सेक्शन 34 कहता है कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट is done by several persons in furtherance of common intention of all। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यहां ध्यान देने वाली है, in furtherance of common intention of all। Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा में आपके सामने रख रहा हूं, in furtherance of common intention of all, ये जो CI मैंने लिखा है, इसका मतलब कॉमन इंटेंशन है शॉर्ट फॉर्म में। CO लिखने का मतलब इस फ्लो चार्ट में कॉमन ऑब्जेक्ट है, और ULA का मतलब है अनलॉफुल असेंबली। अब इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल जो सेक्शन 34 में यूज किया गया है, ये 1870 के अमेंडमेंट से आया है। 1870 के पहले इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ये फ्रेज का इस्तेमाल इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 34 में नहीं था। अब यहां पर देखते हैं कि सेक्शन 34 जो है क्या है। सेक्शन 34 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग हैं, उन 2 या 2 से अधिक लोगों ने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई पॉजिटिव एक्शन किया है, कोई काम किया है, तो उसके लिए हम ये मानेंगे कि हो सकता है ए ने थोड़ा कम काम किया हो उस ऑफेंस के लिए, बी ने थोड़ा ज्यादा काम किया हो उस ऑफेंस के लिए, सी ने बिल्कुल कोई काम न किया हो, लेकिन वो उस प्लानिंग का हिस्सा था, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट था। तो ये तीनों ही लोग उस होने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होंगे, ये ज्वाइंटली लायबल होंगे। अब यहां पर डिफरेंस आता है इंग्लिश लॉ के साथ। इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मान लीजिए ए का मर्डर करने का इंटेंशन है, उसने अपने मर्डर करने के इंटेंशन को अपने कंपेनियंस के साथ शेयर नहीं किया है, मतलब यह उसका पर्सनल इंटेंशन है, और यह उसके कंपेनियन जो उस ऑफेंस करने में है उनके साथ शेयर नहीं किया है, तो जो कंपेनियंस हैं वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सेक्शन 34 को देखिए, तो सेक्शन 34 में यह बात आती है कि अगर कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल है, तो चाहे आप अलग अलग लायबिलिटी फिक्स न भी कर पा रहे हो, तो भी वो ज्वाइंटली लायबल माने जाएंगे। अब पहली बात उठती है कि आखिर सेवरल पर्सन किसे कहते हैं। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है ज्वाइंट लायबिलिटी में, सेवरल पर्सन का, तो सेवरल पर्सन मतलब क्या, कितने आदमी चाहिए। तो यहां केस आती है सचिन जेना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। सचिन जेना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की केस में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट डन बाय 2 or more persons jointly and intentionally can be taken as if done by each of them individually by himself. 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा अगर कॉमन इंटेंशन जो उनका ज्वाइंट इंटेंशन है उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट किया जाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा ऑफेंस उसमें से हर एक आदमी ने अलग अलग किया हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्या थे, आप केवल बाहर खड़े थे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, अंदर एक आदमी जो कि पिस्टल से फायर कर रहा था उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं मानेंगे। सेक्शन 34 हाईलाइट करता है ज्वाइंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 34 बनाना क्यों पड़ा। सेक्शन 34 को बनाने के पीछे का मेन मकसद क्या था? मुख्य मकसद यह था कि जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई ऑफेंस मिलजुल कर करते हैं और प्रोसिक्यूशन अलग अलग लोगों की लायबिलिटी को फिक्स करने में असफल हो जाती है, ए ने लाठी से मारा, बी ने मुक्के से मारा, सी ने कितना मारा, किसकी चोट डेंजर कर गई लाइफ के लिए, किसकी चोट सिंपल नेचर की थी, अगर इन बातों को फिक्स करने में अगर प्रोसिक्यूशन सफल नहीं होता है तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करना मुश्किल हो जाएगी। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सेक्शन 34 को बनाया गया। सेक्शन 34 में जिस कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है इसको डिस्कस करते हुए देशराज का मुकदमा आता है 2008 में स्टेट ऑफ एमपी। यहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से इस एक केस में और रामचंद्र के केस में 1970 में ही, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन का मतलब है एक प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। एक प्री अरेंज प्लान होगा उन 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, और इस प्री अरेंज प्लान के साथ जो सेकंड एसेंशियल इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब इसका क्या है? इसके मतलब को आप ऐसे समझिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इन दोनों केस में कह क्या रही थी सेक्शन 34 को लेकर। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मान लीजिए ये 4 लोग हैं ABCD, ये जेड का मर्डर करना चाहते हैं। बी के दिमाग में सबसे पहले ये इंटेंशन आता है, बी का कुछ पर्सनल गर्ज है जेड के साथ, वो ए सी और डी के साथ अपने इंटेंशन को शेयर करता है। शेयर करने के बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके से प्री अरेंज प्लान है, एक प्री अरेंज प्लान बनता है। अब इसके बाद ए क्या करता है? ए जो है वो पिस्टल की व्यवस्था करता है। डी क्या करता है? डी प्लॉट का चुनाव करता है। और बी क्या करता है? बी सी को उस प्लॉट पे लेके आता है और वहां पर केवल जो है बी जो है और बी और सी मिल करके जेड को उस प्लॉट पे लेके आते हैं और वहां क्राइम सीन में केवल सी जो है वो शूट करता है जेड को। बी भी नहीं शूट करता, सी शूट करता है जेड को और जेड एक्सपायर कर जाता है। अब यहां देखिए, अगर ये हम फिक्स करें कि अलग अलग किसने क्या काम किया तो वहां पर लायबिलिटी इंपोज कराते समय अलग अलग लोगों के काम को फिक्स करने में, एविडेंस लाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन चारों लोगों को एक साथ सेक्शन 34 में पनिश किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 चीजें चाहिए, एक है प्री अरेंज प्लान और दूसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर ये 2 बातें आप साबित कर ले गए प्रोसिक्यूशन में, एक प्री अरेंज प्लान है और दूसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द मेंबर्स, तो ये काफी है सेक्शन 34 में लायबिलिटी को इंपोज करने के लिए। ये बात कही गई देशराज के केस में और यही बात रखी गई रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। अब सेक्शन 34 उस जगह पर भी लागू होगी जहां हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने उस अपराध में कोई इंजरी कॉज न की हो सकता है कि यहां सी केवल खड़ा रहे, हो सकता है सी ने कुछ भी न किया हो, लेकिन फिर भी सी की लायबिलिटी भी जेड के मर्डर कॉज करने के लिए होगी। क्यों? क्योंकि वो इस प्री अरेंज प्लान का हिस्सा था और उसने भी इस प्री अरेंज प्लान के इस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। अब यहां पर कुछ लीडिंग और हिस्टोरिकल केसेस आती हैं।
पहली केस आती है वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर की। वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में हुआ यह था कि एक शंकरी टोला नाम की जगह है। शंकरी टोला जगह के सब पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस के सब पोस्ट मास्टर पिछले कमरे में बैठकर पैसे गिन रहे थे। 4-5 लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और पोस्ट मास्टर से पैसों की डिमांड करते हैं कि पैसों का झोला हमें दे दीजिए। उसमें से एक आदमी ने फायर कर दिया और फायर करने का रिजल्ट यह हुआ कि सब पोस्ट मास्टर उसी समय मर गए। फिर अब इसके बाद जब ये डेथ कॉज हो जाती है, वो 4-5 लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। अब वो भागते हैं। जब भागते हैं तो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उन लोगों को दौड़ाना शुरू किया और इस दौड़ाहट में, इस पकड़ में आ जाते हैं वारेंद्र कुमार घोष। अब वारेंद्र कुमार घोष पकड़ लिए जाते हैं, इनके साथ पिस्टल भी बरामद हो जाती है। अब वारेंद्र कुमार घोष को 302/34 में कन्विक्ट किया गया, जिसे वारेंद्र कुमार घोष ने चैलेंज किया। अब वारेंद्र कुमार घोष ने जो चैलेंज किया था, वहां इन्होंने 3 ग्राउंड चैलेंज के बनाए। नंबर 1, वो क्राइम सीन के बाहर खड़ा था, वो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसने तो कुछ भी किया ही नहीं। नंबर 2, जो इनका ग्राउंड था, वो ये ग्राउंड था कि वो डकैती कमिट करने के लिए उसको प्रेशर में डाल करके पार्टिसिपेट कराया गया था, लेकिन उसका मर्डर करने का तो ना कोई इंटेंशन था, ना इरादा था, ना वो ये चीज जानता था। और नंबर 3, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज का इन्होंने बनाया, वो कहा कि अगर सेक्शन 34 ज्वाइंट लायबिलिटी की बात करता है तो सेक्शन 114 और 149 बेमतलब के क्यों आईपीसी में रखे गए। प्रीवी काउंसिल ने अपील को किया डिसमिस और इनके ग्राउंड्स को जवाब देना शुरू किया। पहला ग्राउंड इनका क्या था? पहला ग्राउंड था कि मैं केवल बाहर खड़ा था। प्रीवी काउंसिल ने कहा अपराध के कमीशन में वो भी उतने ही भागीदार हैं जो केवल खड़े रहते हैं और खड़े रहकर मदद करते हैं। तो पहला ग्राउंड इनका सेपरेट किया कि आप केवल खड़े भी हैं तो सेक्शन 34 में वो खड़े होना भी काफी है। नंबर 2 जो बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि मुझे विवश किया गया था डकैती के लिए, और दूसरा कि मेरा मर्डर करने का कोई इंटेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। यहां प्रीवी काउंसिल ने कहा आपका पर्सनल इंटेंशन हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 34 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में अगर एक प्री अरेंज प्लान बनी है, और यहां प्री अरेंज प्लान आप लोगों की थी, क्या चीज की? कि हमें उस पोस्ट ऑफिस पर सब पोस्ट मास्टर से पैसों को लूटना है, पैसों को छीनना है। अब इस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में आपने जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया, जो आप उस टीम के साथ वहां तक गए, इतना ही पर्याप्त है आपकी लायबिलिटी के लिए। और नंबर 3 जो इन्होंने ग्राउंड दिया कि लायबिलिटी, जो नंबर 3 इन्होंने ज्वाइंट लायबिलिटी को चैलेंज किया था, वो ये कहना चाहते थे कि हर एक्यूज की लायबिलिटी उसके किए काम के आधार पर होनी चाहिए। प्रीवी काउंसिल ने इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैंसिल किया, क्वैश कर दिया। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अगर हम इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लें कि हर आदमी ने जितना जितना काम किया उतना उतने पर ही उसकी लायबिलिटी होगी, तो बहुत सारे ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाएंगी जब एक व्यक्ति को हम पनिश नहीं कर पाएंगे। कैसे? अब देखिए, प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ए और बी, इन दोनों ने क्या किया? सी के गले में एक रस्सी डाली, सी के गले में रस्सी डाली, ए अपनी ओर खींच रहा है, बी अपनी ओर खींच रहा है। अब अगर केवल ए ये कहे कि भाई साहब रस्सी गले में डाल के मैंने अपनी ओर खींची, अगर केवल इतने पर ए की लायबिलिटी फिक्स करनी हो तो क्या कोई लायबिलिटी फिक्स होगी? आंसर है लायबल नहीं होंगे। अब इसी तरह से अगर बी ये कहे कि केवल मैंने जितना काम किया उतने पर मेरी लायबिलिटी फिक्स कीजिए, तो क्या बी लायबल होगा? तो कहता है कि बी भी लायबल नहीं होगा। तो यहां सी तो मर गया, सी तो डाइस कर गया, सी तो डाई हो गया, एक आदमी मर भी गया, और जिन्होंने मारा
वो अपने अलग अलग काम के हिसाब पर बच के निकल भी गए। इस सरकमस्टांसेस को हैंडल करने के लिए ही सेक्शन 34 से 38 बनाई गई। और यहां पर प्रिवी काउंसिल ने वारेंद्र कुमार घोष के तीनों तर्कों को कैंसिल कर दिया और उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद केस आती है महबूब शाह वर्सेस एम्परर की। महबूब शाह वर्सेस एम्परर की केस के फैक्ट भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। महबूब शाह के केस में अल्लादाद और उसके साथ कुछ और लोग, जिसमें हमीदुल्लाह भी था, अल्लादाद, हमीदुल्लाह और कुछ और लोग एक दूसरे व्यक्ति के खेत पर कुछ फसल काटने के लिए पहुंचते हैं। वो दूसरा व्यक्ति कौन था? वो दूसरा व्यक्ति था, जब ये लोग उस खेत पे पहुंचे तो मोहम्मद हुसैन शाह ने, जो वली शाह का फादर था, उसने मना किया कि ये खेत उसके हैं, आप यहां से फसल ना काटें। लेकिन अल्लादाद और हमीदुल्लाह और उसके साथ आए लोग नहीं माने। उन्होंने फसल को काटा, बोरे में भरा और भर करके वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो हुसैन शाह का भतीजा गुलाम कासिम शाह वो सामने आता है। वो हमीदुल्लाह से कहता है, वो अल्लादाद से कहता है कि जो बोरा है वो रख दो और यहां से चलते बनो। ये कहते हुए उसने अल्लादाद को पुश किया। अल्लादाद ने क्या किया, वहां एक बांस रखा हुआ था, उसने उसको उठाया और कासिम शाह के ऊपर अटैक कर दिया। जब कासिम शाह के ऊपर अटैक हुआ तो कासिम शाह ने मदद के लिए पुकार दी, मदद के लिए आवाज दी। अब उसके मदद की आवाज को सुनकर वली शाह और महबूब शाह, दो लोग, वली शाह और महबूब शाह गन्स के साथ, लोडेड गन्स के साथ वहां पहुंचते हैं। जब गन्स के साथ वली शाह और महबूब शाह वहां पहुंचते हैं तो अल्लादाद और हमीदुल्लाह और साथ आए लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब वली शाह और महबूब शाह ने उन लोगों को रोक लिया, उनको फोर्स का इस्तेमाल करके रोक लिया। वली शाह ने अल्लादाद के साथ आए हमीदुल्लाह के ऊपर फायर किया, हमीदुल्लाह एक्सपायर कर गया। अब अल्लादाद पर महबूब शाह ने फायर किया। ध्यान दीजिएगा, हमीदुल्लाह पर फायर वली शाह ने किया और अल्लादाद पे फायर महबूब शाह ने किया। उसे काफी चोटें आई, वो घायल हुआ। महबूब शाह पर गुलाम कासिम शाह को ट्राई किया गया सेक्शन 302 और 34 के लिए। इस पर क्या हुआ, मर्डर के लिए मुकदमा चला। यहां महबूब शाह को पहले 7 साल का पनिशमेंट दिया गया, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी में चेंज कर दिया। डेथ पेनाल्टी के इस ऑर्डर के खिलाफ महबूब शाह ने चैलेंज किया प्रिवी काउंसिल में, और प्रिवी काउंसिल ने इस मर्डर के लिए जो कन्विक्शन थी उसे सेट असाइड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, महबूब शाह पर जो मर्डर का कन्विक्शन किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उसे हटा दिया, उसे सेट असाइड कर दिया। क्यों? ऐसा क्या दिखा प्रिवी काउंसिल को? प्रिवी काउंसिल ने यहां कुछ प्रिंसिपल्स इमर्ज किए हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है कि लायबिलिटी जो सेक्शन 34 में आप फिक्स करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रूफ करना होगा कॉमन इंटेंशन, और कॉमन इंटेंशन को साबित करने के लिए आपको दिखाना होगा प्री अरेंज प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्री अरेंज प्लान। अब यहां पर प्रिवी काउंसिल कहती है कि अब जरा प्लान को समझिए। जो वली शाह और महबूब शाह गए थे, वहां क्राइम सीन पे पहुंचे हैं, उनके पहुंचने के पीछे का टारगेट क्या था? उनके पहुंचने के पीछे का टारगेट था कासिम शाह को बचाना। कासिम शाह को बचाने के लिए ही वो गन्स के साथ गए थे। क्यों? क्योंकि जो असिलेंट थे, जो लोग आए थे, जो इंट्रोड्यूसर थे, जो वो फसल काट रहे थे, वो अटैक कर चुके थे। तो यहां पर प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हम ये तो मान सकते हैं कि यहां वली शाह और महबूब शाह के बीच में प्री अरेंज प्लान था। वो प्लान था कासिम शाह को बचाने का, लेकिन हमीदुल्लाह को या अल्लादाद को मारने का प्री अरेंज प्लान का एविडेंस आप नहीं दिखा पाएंगे, यहां पर स्पष्ट नहीं है। तो जब प्री अरेंज प्लान ही नहीं दिखेगा तो सेक्शन 34 में लायबिलिटी नहीं दी जा सकती। यहां पर प्रिवी काउंसिल ने कहा कि पार्टिसिपेशन जो पर्संस का होना चाहिए वो इन फर्दरेंस ऑफ सच कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। मतलब
पहले प्री अरेंज प्लान होना चाहिए प्लस पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और ये पार्टिसिपेशन इस तरीके का हो कि इन फर्दरेंस में आए, जो एक्ट किया जाए वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल हो। तो यहां प्री अरेंज प्लान जो महबूब शाह और वली शाह के बीच में बनने की बात लाहौर हाईकोर्ट ने की थी, उसे प्रिवी काउंसिल ने खारिज कर दिया। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप प्री अरेंज प्लान इतना कह सकते हैं कि कासिम शाह को बचाने का प्लान रहा, लेकिन यहां पर हमीदुल्लाह को या अल्लाह दाद को मारने का प्लान नहीं दिखाई देता है। तीसरा जो मुकदमा आता है वो आता है हिस्टोरिकल, वो है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में भी महबूब शाह वाली चीज ही दोहराई गई। यहां क्या था, यहां एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रामचंद्र, वो अपनी साली साहिबा, साली का नाम था रसिकाबाई, रामचंद्र व्यक्ति, उनकी साली रासिकाबाई, और उनका एक नौकर है शुभान राव। ये तीनों लोग खेत पे जाते हैं मिर्च तोड़ने के लिए। मिर्च तोड़ने के लिए ये खेत पे जाते हैं। शुभान राव और रासिकाबाई एक दूसरे जगह से खेत पर से मिर्च तोड़ रही होती हैं, वहां से थोड़ी दूरी पर रामचंद्र मिर्च तोड़ते हैं। थोड़ी देर में शुभान राव और रासिकाबाई को हल्ला सुनाई देता है, आवाजें सुनाई देती हैं। वो दौड़ करके वहां तक पहुंचते हैं जहां पर रामचंद्र मिर्च तोड़ रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि 4-5 लोग जो है वो लाठी से, डंडों से, कुल्हाड़ी से अटैक कर रहे हैं रामचंद्र के ऊपर, और रामचंद्र को जब बचाने के लिए वो आगे जाते हैं तो उन्हें भी वो 5 लोग धमकी देते हैं कि आपके लिए भी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, और इस चोट के कारण रामचंद्र एक्सपायर कर जाते हैं। सभी लोग मर्डर के लिए दोषी दिए गए, कन्विक्ट किए गए। पांडुरंग उसमें से एक व्यक्ति है जिसने अपील की। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर की पनिशमेंट को सेट असाइड कर दिया। कैसे? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन प्री अरेंज प्लान को साबित करने में नाकाम रहा, और उन सारे केसेस में जहां पर प्रोसिक्यूशन प्री अरेंज प्लान को साबित करने में नाकाम रहेगा, वहां पर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किए गए जितना अपराध उसने किया है उसी मात्रा में ही पनिशमेंट दी जा सकेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां मर्डर के लिए कन्विक्शन को चेंज कर दिया 326 में, मतलब ये ले गए उसे ग्रेवियस हर्ट की ओर। अब इसके बाद एक प्रश्न उठता है ज्वाइंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पर कि क्या जिस प्री अरेंज प्लान की बात बार बार की जा रही है, इसे वारेंद्र कुमार घोष में भी कहा गया, महबूब शाह में भी कहा गया, पांडुरंग में भी कहा गया, और ये एसेंशियल भी है सेक्शन 34 का, क्या इसको बनाने के लिए क्या ये हमेशा अपराध से पहले का होना चाहिए, एक टाइम गैप होना चाहिए प्लान के बनने में और एक कमीशन ऑफ ऑफेंस में, या ऑन द क्राइम सीन, ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस भी ये बन सकता है? उसको उस समय भी फ्रेम किया जा सकता है जब वो क्राइम सीन हो रहा हो। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में यह कहा, यह हेल्ड किया कि देखिए प्री अरेंज प्लान को क्राइम के ऑफेंस कमीशन ऑफ ऑफेंस से पहले होना चाहिए। यह संभव है कि वो ऑन द स्पॉट भी फ्रेम हो, लेकिन कमीशन ऑफ ऑफेंस से पहले हमेशा प्री अरेंज प्लान का बनना होगा। ऋषिदेव पांडे वाले केस को जब आप फैक्ट को देखेंगे तो 2 भाई ए और बी सी की खाट के पास देखे गए, सी के घर में सी की खाट के पास देखे गए। थोड़ी देर बाद ए और बी भागते हुए नजर आए। ए और बी के कपड़े पर खून से उनके कपड़े लदे हुए थे। ए और बी सी के पास अपना कुछ हिसाब किताब ठीक करने के लिए गए थे। मौका देखा, अच्छे से उन्होंने हिसाब किताब ठीक कर दिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि जब ये अपने घर से चले हों तब भी सी के मर्डर कॉज करने का अरेंज प्लान न रहा हो, लेकिन जब सी के पास ये पहुंचते हैं तो वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि वहां प्री अरेंज प्लान नहीं बना। तो ऋषिदेव पांडे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 34 का जो मेन इंग्रेडिएंट है प्री अरेंज प्लान, ये क्राइम सीन पर भी बन सकता है।
लेकिन इसका कमीशन ऑफ ऑफेंस से पहले बनना जरूरी है। अब बात आएगी कि क्या एक दूसरा प्रश्न उठेगा इसी ज्वाइंट लायबिलिटी में कि क्या एक्यूज का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। अगर क्राइम सीन पर एक्यूज नहीं है तो क्या वो सेक्शन 34 में लायबल नहीं होगा। यहां पर दो केसेस आएंगी। एक केस है कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। केस का नाम है कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। यह केस फ्लो चार्ट में नहीं लिखी है इस केस की कमी के कारण। कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है। वो गवर्नमेंट के डिपो से अपने कुछ लोगों के साथ मिल करके बिना बिल के ही, बिना रसीद के ही सामानों को निकलवाता है, सामान को जाने देता है डिपो से। लेकिन जिस समय सामान निकल रहा था डिपो से, वो पब्लिक सर्वेंट वहां प्रेजेंट नहीं था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अबेटमेंट के लिए तो लायबल होगा, अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, लेकिन उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा सेक्शन 34 में, क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंस नहीं था, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अपने इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिनों में चेंज कर लिया और केस का नाम आया जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहां क्या हुआ, जेएम देसाई जो थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। एक डाइंग कंपनी थी जो कपड़ों को रंगने का काम करती थी। उसको सरकार की ओर से एक ऑर्डर मिला, कपड़े रंगने को दिए गए। कुछ कपड़ों को उन्होंने रंग करके सरकार को वापस किया, लेकिन कुछ कपड़े कंपनी के पास ही रह गए, डाइंग कंपनी के पास ही रह गए। सरकार ने बार बार डिमांड की, लेकिन डाइंग कंपनी के कान पे जूं नहीं रेंगी, उन्होंने कपड़ों की सप्लाई नहीं की। केस फाइल की गई इम्बेजलमेंट की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, जेएम देसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहा कि वे ऑफेंस जहां पर फिजिकल वायलेंस है, जहां पर फिजिकल वायलेंस किया गया है, वहां एक्यूज का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप सेक्शन 34 में लायबिलिटी देना चाहते हैं तो एक्यूज का उन मामलों में जहां फिजिकल वायलेंस किया गया है, मारा गया है, चोट की गई है, वहां एक्यूज का उस क्राइम सीन पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। लेकिन जहां फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है, अदर ऑफेंसेस में कह दिया नॉट नेसेसरी। मतलब अगर कहीं इम्बिजलमेंट की केस है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की केस है, अगर इस तरीके का मामला है, अगर चोरी का मामला है, तो वहां पर फिजिकल प्रेजेंस का होना जरूरी नहीं कह दिया गया जेएम देसाई के केस में। तो मतलब जो कांतिया के केस में गलत ट्रैक पे चल रहे थे, उसको चेंज कर दिया कोर्ट ने और कहा कि फिजिकल प्रेजेंस सेक्शन 34 में लायबिलिटी के लिए सिर्फ उन्हीं जगहों पे चाहिए जहां फिजिकल वायलेंस की बात है। अगर फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है तो एक्यूज अगर प्रेजेंट नहीं भी है क्राइम सीन में, तो भी वो सेक्शन 34 में लायबल हो सकते हैं। अब बात उठेगी कि आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। तो देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर। प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दो बातों को साबित करना होगा। वही दो बातें, प्री अरेंज प्लान को और एक्टिव पार्टिसिपेशन को। अगर प्रोसिक्यूशन प्री अरेंज प्लान को साबित करने में विफल रहा, अगर प्रोसिक्यूशन प्री अरेंज प्लान को नहीं बता पाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के रूप में, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो बाद में, सबसे पहले उन्हें प्री अरेंज प्लान को डिस्कस करना होगा। अगर वो यहां पर नहीं बता पाए तो सेक्शन 34 में कन्विक्शन मुश्किल हो जाएगी। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कुछ लोगों के ऊपर चार्ज लगाया गया, जब आप प्री अरेंज प्लान को प्रूव नहीं कर पाए तब आखिर लायबिलिटी कैसे इंपोज की जाएगी। तो जब आप प्री अरेंज प्लान को नहीं प्रूव कर पाएंगे तो लायबिलिटी इंपोज करने का सिर्फ एक तरीका है
कि आप अलग अलग एक्यूज के किए गए काम को साबित कीजिए कि उन्होंने कितना अपराध में रोल प्ले किया है। जब आप ये साबित कर देंगे तो ही आप उन्हें, उनके तब ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं होगी, उनकी लायबिलिटी उनके काम के हिसाब पे सेवरल कर जाएगी, वो डिफरेंट तरीके के लायबिलिटी के अंदर आएंगे। अब यहां पर सेक्शन 34 के बाद सेक्शन 35 से 38 भी इसी ज्वाइंट लायबिलिटी के कुछ वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं। देखते हैं आखिर सेक्शन 35 से सेक्शन 38 क्या कहता है। सेक्शन 35 को अगर आप समझिए तो सेक्शन 35 कहता है कि जब कई व्यक्ति सेम इंटेंशन, सेम कॉमन इंटेंशन या नॉलेज के साथ किसी क्राइम सीन ऑफेंस करने के लिए ज्वाइन करते हैं तो वो सभी के सभी लोग लायबल होंगे, ये मानते हुए कि उन्होंने ही ऑफेंस किया है। ये कहना है सेक्शन 34 का कि अगर कई लोग हैं सेम कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, सेम कॉमन इंटेंशन को शेयर करते हुए वो ऑफेंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें से हर आदमी उस पूरे ऑफेंस के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर उन लोगों के अलग अलग इंटेंशन हैं, तो अगर इंटेंशन अलग अलग हैं और उनके इंटेंशन आपस में शेयर नहीं है तो ये सेक्शन 35 कहता है कि उनकी लायबिलिटी भी अलग अलग होगी। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझिए। केस आती है आदम अली तालुकदार की। आदम अली तालुकदार के केस में होता है ए जो है वो बी की डेथ कॉज करने का इंटेंशन रखता है और सी जो है वो हर्ट करने के इंटेंशन से। ए का इंटेंशन बी की डेथ कॉज करने का है, सी का इंटेंशन बी को हर्ट करने का है। ए और सी बी के साथ झगड़ा करते हैं, अटैक करते हैं। ए अपने साथ एक गन लेके जाता है या कुल्हाड़ी लेके जाता है जिससे अटैक कर देता है। सी जो है वो केवल अपने फिस्ट से ही प्रहार कर रहा था। अब यहां पर जो इंटेंशन ए का है डेथ कॉज करने का, अगर ए और सी के बीच में आप प्री अरेंज प्लान नहीं साबित कर पाए तो सेक्शन 35 यहां लग जाएगा और सेक्शन 35 ये कहेगा ए की लायबिलिटी होगी मर्डर के लिए और सी की लायबिलिटी होगी हर्ट के लिए। यह है सेक्शन 35। अब आते हैं सेक्शन 36 क्या कहता है। सेक्शन 36 कहता है कि जहां जो इफेक्ट निकल के आ रहा है वो एक्ट से निकल के आ रहा है और पार्शली ओमिशन से निकल के आ रहा है, तो वहां पर पार्शली एक्ट और पार्शली ओमिशन को हम ये मान लेंगे कि आपने वो काम आप ही ने किया है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। ए जो है वो जेड का इंटेंशनली डेथ करना चाहते हैं, वो जेड की डेथ करना चाहते हैं। एक तो पहले ए जेड को खाना भी नहीं दे रहा है, जेड उसके कस्टडी में है, वो जेड को खाना भी नहीं देता, और नंबर सेकंड वो जेड को पीट भी रहे हैं। और इस पिटाई से और खाना नहीं देने के मिले जुले जो रिजल्ट आए वो ये कि जेड एक्सपायर कर गया। तो सेक्शन 36 कहता है कि ये जेड के मर्डर कॉज करने के लिए लायबल है। अब आते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 उस स्पेशल सिचुएशन की बात करता है जब दो या दो से अधिक लोग कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को क्राइम ऑफेंस करने के लिए कोऑपरेट करते हैं और उनका जो मिला जुला जो इफेक्ट होगा वो कमीशन ऑफ ऑफेंस होगा। तो क्या वो दोनों लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं लायबल होंगे? तो कहता है कि जी हां, वो भी लायबल होंगे पूरे काम के लिए। अब इसको समझिए। ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो सी को डेथ करना चाहते हैं। ए क्या करता है? पॉइजन की एक छोटी मात्रा सी को देता है जब सी से मुलाकात होती है। बी क्या करता है? जब बी की मुलाकात सी से होती है तो वो पॉइजन की छोटी मात्रा सी को देता है और इस पॉइजन की छोटी छोटी मात्रा के दिए जाने के बाद सी एक दिन एक्सपायर कर जाता है। तो यहां सेक्शन 37 ए और बी को लायबल ठहराएगी सी के डेथ कॉज करने के लिए। और सेक्शन 38 फिर वही बात करेगा जिसे सेक्शन 35 करता है कि अगर सेवरल पर्संस का इंटेंशन सेपरेट होगा तो उनकी लायबिलिटी भी सेपरेट फिक्स की जाएगी। अब इतनी सारी चीजें ज्वाइंट लायबिलिटी को लेकर मैंने आपके सामने रखी।
अब ज्वाइंट लायबिलिटी का या कॉमन इंटेंशन के बाद जो सेक्शन निकल के आता है वो आता है सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखते हैं कि आखिर सेक्शन 149 के इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट कैसे कॉमन ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए नजर आती है। तो सेक्शन 149 कहता है कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली को डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 141 में। सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिस्कस किया गया और यहां कहता है कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर, अनलॉफुल असेंबली का मतलब 5 या 5 से अधिक लोगों की असेंबली, अगर उसका ऑब्जेक्ट वहां बताए 5 ऑब्जेक्ट में से कोई एक है तो वो असेंबली अनलॉफुल कही जाएगी। तो इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty for that offense। अब जरा सेक्शन 149 को समझिए। सेक्शन 149 कहता है कि आप एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं और अनलॉफुल असेंबली के आप मेंबर हैं, उस अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा जो कॉमन ऑब्जेक्ट है अगर उसके प्रोसिक्यूशन में कोई ऑफेंस कर दिया जाता है या कोई ऐसी घटना की जाती है जिस घटना का होना लाइकली था, जो घटना का घटित होना उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स जानते थे, समझते थे कि यह घटना घटित हो सकती है, तो इस अनलॉफुल असेंबली के सारे मेंबर्स लायबल होंगे उस घटना के लिए, उस ऑफेंस के लिए। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि ए बी सी और डी और ई, 5 आदमी ए बी सी डी ई जो है वो जेड के घर डाका डालने का ऑब्जेक्ट लेते हैं कि आज रात को डाका डालना है। ए बी सी डी ई जेड के घर डाका डालने के लिए पहुंचते हैं, वहां जेड के साथ बी की धक्का मुक्की हो जाती है। अब बी क्या करता है, बी जो है पिस्टल से निकाल के शूट कर देता है, जेड वहीं एक्सपायर हो जाता है। ए बी सी डी ई लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं। अब यहां जब प्रश्न उठा इन ए बी सी डी ई पर सेक्शन 149 में डकैती करने और मर्डर कॉज करने, मर्डर के लिए चार्ज बनाया गया। अब यहां पर ए सी डी और ई ने कहा कि हम डकैती के लिए तो चलिए मान लेते हैं कि हम थे, लेकिन हमारा कोई भी हमारे ग्रुप का ऑब्जेक्ट जो है वो मर्डर का नहीं था। तब यहां पर सेक्शन 149 का सेकंड पार्ट ये कहेगा कि डकैती करते समय जो भी उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं वो इतना तो समझते ही हैं कि जब हम किसी के घर लूटपाट करने जा रहे हैं हो सकता है वो आदमी रिटेलिएट करेगा और यहां चांसेस हैं कि डेथ भी कॉज हो जाए, ये लाइकली है। तो इसलिए ए बी सी डी और ई को लायबल दिया जाएगा, लायबल घोषित किया जाएगा दो चीजों के लिए, डकैती के लिए भी और मर्डर के लिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस आती है, केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस चिक्का होतप्पा एलियास वर्दे गौड़ा एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 149 के दोनों पार्ट्स को एनालिसिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि सेक्शन 149 कंसिस्ट टू पार्ट्स। सेक्शन 149 कंसिस्ट टू पार्ट्स। कौन कौन से? पहली तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहला है कि ऑफेंस कमिटेड, या तो ऑफेंस कमिट किया गया हो, ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट with a view to accomplish common object, CO का मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट है, या जो ऑफेंस हुआ है
ऑफेंस, ध्यान दीजिएगा यहां जिस ऑफेंस की बात की जा रही है मतलब जिसके लिए वो अनलॉफुल असेंबली बनी थी डकैती करने के लिए, तो या तो वो ऑफेंस आपने किया हो या ऑफेंस वॉज सच एज मेंबर्स ऑफ such unlawful assembly ULA knew was likely to be committed। वो ये जानते हैं, जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं वो ये जानते हैं कि ये दूसरा ऑफेंस हो सकता है, और अगर इसमें से कोई ऑफेंस हो गया तो वो सारे अनलॉफुल असेंबली के जितने मेंबर होंगे वो 149 में लायबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस चिक्का होटप्पा एलियास बर्दे गौड़ा एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी 149 चार्ज में आएगी, जहां भी एफआईआर में 149 को यूज किया जाएगा, वहां पर यह देखना पड़ेगा, ये प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि केस जो है इन दोनों फ्रेज में से किसी एक फ्रेज में फिट हो। या तो जो ऑफेंस हुआ है वो उस अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट हो, या वो उस ऑफेंस का होना लाइकली होना चाहिए उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को। अगर इसमें फिट होगी तभी सेक्शन 149 काम करती हुई नजर आएगी। अब इसके बाद सेक्शन 149 पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने करतार सिंह के केस में, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस। करतार सिंह के केस में जो प्रश्न उठा वो ये उठा कि मान लीजिए एफआईआर में केवल 5 लोगों को नामजद किया गया है, 5 लोगों को। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। करतार सिंह का केस कहता क्या है? करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब जेड का हुआ मर्डर, जेड के घर की ओर से जो एफआईआर चार्ज बनाई गई, फाइल कराई गई, वो ए बी सी डी और ई को ही शामिल की गई। स्पष्ट किया गया कि केवल यही 5 लोग मिलकर के इन्होंने मर्डर कॉज किया है। ऐसी एफआईआर हुई, ऐसा चार्ज बना। लेकिन जब ट्रायल चला तो डी और ई की प्रेजेंस को साबित नहीं किया जा सका। डी और ई की इन्वॉल्वमेंट को उस ऑफेंस के साथ साबित नहीं किया जा सका। अब ए, बी और सी को जब सेक्शन 149 में पनिश करने की बात आएगी तो करतार सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में जहां सिर्फ आपने स्पष्ट तरीके से 5 ही लोगों का नाम लिया है और ट्रायल के दौरान उसमें से 1-2 लोगों की लायबिलिटी को आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो बचे हुए 3 लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगी, उन्हें 149 में आप लायबल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर इन 5 लोगों के साथ अदर शब्द का भी इस्तेमाल है, हो सकता है वो अनडिस्क्लोज हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में भी क्लियर ना हो, बस इतना है कि कुछ और लोग भी थे, तो भले ही डी और ई की लायबिलिटी आप फिक्स न कर पा रहे हो, आप इन्वॉल्वमेंट न दिखा पा रहे हो, ए, बी और सी को सेक्शन 149 में आप लायबल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर स्पष्टता आप केवल 5 ही लोगों का नाम लेके चल रहे हैं, तो अगर वहां पर ट्रायल के दौरान इन्वॉल्वमेंट नहीं साबित हुई तो सेक्शन 149 अप्लाई करने से अप्लाई नहीं करेगा, वहां एक्यूज को बेनिफिट मिलेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न सेक्शन 149 को लेकर खड़ा होता है और कभी कभी इसे वाइवा के दौरान पूछा जाता है। 149 कहता क्या है? 149 कहता है कि एक अनलॉफुल असेंबली है, एक अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा या तो अनलॉफुल असेंबली के ऑब्जेक्ट जिस ऑफेंस को करने के लिए है वो ऑफेंस किया गया हो, या ऐसा कोई ऑफेंस किया गया जो लाइकली था मेंबर्स को कि यह घटित हो सकता है, तो वहां लायबिलिटी सारे मेंबर्स की बनेगी। इतना तो 149 का कॉन्सेप्ट है। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न देखिए क्या है,
ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, उसी चीज को मैंने यहां डिस्कस किया है। कहता क्या है कि ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 लोग जेड को बीट करने के लिए घुसते हैं, जेड को पीटने के लिए जेड के घर जाते हैं। इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? जेड को पीटना। ए, बी, सी और डी और ई जब जेड के घर घुसते हैं तो जेड का नौकर एक्स, ये कौन है? सर्वेंट ऑफ जेड, ये रिटेलिएट करता है। अब ये 5 लोगों का इसके साथ, जेड के साथ, एक्स के साथ झगड़ा होता है। ये क्या करते हैं, इसमें से मिस्टर डी जो हैं वो शूट कर देते हैं, एक्स को भी शूट कर देते हैं और जेड को भी शूट कर देते हैं। इसके साथ ही यहां पर बी, ये क्या करते हैं? थेफ्ट करते हैं, ये जेड के एक कीमती सामान की चोरी कर लेते हैं। अब प्रश्न उठेगा कि ए, बी, सी, डी और ई क्या एक्स जेड के मर्डर के लिए और जेड के सामान की चोरी के लिए लायबल होंगे? तो इसका आंसर होगा कि ये गए थे पीटने। इनका ऑब्जेक्ट क्या था इस अनलॉफुल असेंबली का? अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट था जेड को पीटना। लेकिन इस बात को वो समझती है, इस बात की संभावना थी कि जब हम किसी के घर जा रहे हैं वो रिटेलिएट करेगा तो हो सकता है कि इसमें उसकी डेथ भी हो जाए। और तो यहां ए, बी, सी, डी और ई की लायबिलिटी एक्स और जेड के मर्डर की तो होगी, लेकिन इस अनलॉफुल असेंबली के ऑब्जेक्ट को देखिए या लाइकली को खोजिए तो इसमें चोरी कहीं शामिल होती नहीं नजर आएगी। गए हैं पीटने के आशय से, गए हैं पीटने पिटाने के लिए। अब वहां पता चले कि एक आदमी के दिमाग में खुराफात है कि हमें रंगीन टीवी लेके भागना है वहां से, तो वहां जिसने चोरी की है सिर्फ वो व्यक्ति चोरी के लिए लायबल होगा। तो यहां इस एग्जांपल में बी की लायबिलिटी होगी थेफ्ट के लिए भी और जेड और एक्स के मर्डर के लिए। लेकिन अगर आप ए, सी, डी और ई के लिए देखेंगे तो ये जेड और एक्स के मर्डर के लिए तो लायबल होंगे, लेकिन वो चोरी करने के लिए लायबल नहीं किए जाएंगे। इतनी बातें सेक्शन 149 के लिए। अब 149 का जो सबसे बेस है वो है अनलॉफुल असेंबली। आखिर अनलॉफुल असेंबली कहते किसे हैं? अनलॉफुल असेंबली को डिस्कस किया गया है सेक्शन 141 इंडियन पेनल कोड में। यह कहता है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर उनका सामान्य उद्देश्य 5 में से कोई एक हो। नंबर 1, टू ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को, किसी पब्लिक सर्वेंट को जो लॉफुल पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको न करने दिया जाए, उसमें अवरोध किया जाए क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर। नंबर 2, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। नंबर 3, टू कमिट मिसचीफ, क्रिमिनल फोर्स और एनी अदर मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। जब आप एनी अदर ऑफेंस की बात कर लेते हैं सेक्शन 141 में, तो एनी अदर ऑफेंस में आईपीसी के जितने भी ऑफेंस हैं वो कवर हो जाते हैं। नंबर 4, बाय क्रिमिनल फोर्स टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी इनकॉर्पोरियल राइट और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज राइट। और नंबर 5, बाय क्रिमिनल फोर्स compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit such thing which he legally bound to do। या तो आप किसी व्यक्ति को वो करने के लिए बाउंड करते हैं जो करने के लिए वो बाउंड नहीं है, या वो करने से उसे रोकते हैं जिसे वो करने के लिए लीगली बाउंड है। अगर इन 5 ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट को लेकर के 5 या 5 से अधिक लोगों की असेंबली है तो उसे हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे।
देखिए प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन समय में मानते थे कि जब भी कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे तो उन्हें हम पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा मान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं आई, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई, अब लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है। चाहे आप जुलूस के रूप में आइए, चाहे जलसा कराइए, कोई भी कार्यक्रम के लिए लोगों का आना जरूरी है। तो इसलिए अगर 5 या 5 से अधिक 200, 300, 500 लोग कहीं इकट्ठा हैं, किसी शादी समारोह में इकट्ठा हैं, किसी अच्छे काम को लेकर इकट्ठा हैं, तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। तो अब असेंबली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। असेंबली का ऑब्जेक्ट ये फिक्स करेगा कि वो असेंबली कैसी है। तो अगर असेंबली का ऑब्जेक्ट इन 5 में से कोई है जो सेक्शन 141 में डिस्कस किए गए हैं, तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। और उसका हर मेंबर, चाहे वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे या ना करे, उस ऑब्जेक्ट में वो कंस्ट्रक्टिवली लायबल होगा उस अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जाता है जो उस अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट था, या कुछ ऐसा किया जाता है जिसका होना संभाव्य है, लाइकली था, तो वो आदमी जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं था वो अभी कंस्ट्रक्टिवली लायबल होगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सेक्शन 34 और 149 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 134 और 149 के अगर डिफरेंस को देखिए तो एक तरफ से इनके डिफरेंस को देखते चले जाते हैं। एक तरफ सेक्शन 34, दूसरी तरफ सेक्शन 149। पहला अंतर क्या है, सेक्शन 34 में चाहिए 2 और मोर पर्सन, जबकि यहां कितने चाहिए, 5 और मोर। सेक्शन 34 में लायबिलिटी के लिए 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए, जबकि 149 में 5 या 5 से अधिक लोग चाहिए। दूसरी ओर नंबर सेकंड, दूसरा कहता है कि सेक्शन 34 के लिए जो सबसे जरूरी है वो है प्री अरेंज प्लान प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन और प्री अरेंज प्लान जो है यहां पर जरूरी है। यहां पर क्या चाहिए, यहां पर सिर्फ मेंबर होना काफी हो जाएगा। अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो इतना ही काफी है आपको लायबिलिटी इंपोज करने के लिए। अब यहां पर देखिए, अगर तो फिजिकल और मेंटल एक्ट, फिजिकल एक्ट मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, मेंटल एक्ट मतलब प्री अरेंज प्लान, फिजिकल प्लस मेंटल एक्ट, अगर इसको देखिए तो ये 2 लेवल पे काम करता है। एक सारे लोगों के लिए काम करता है, मतलब ग्रुप में भी काम करता है, और मेंबर, आप अगर मेंबर हैं तो आपके लिए भी पर्सनली काम करता है। जबकि अगर इधर देख लीजिए 149 में जो फिजिकल और मेंटल एक्ट की बात हो रही है वो केवल ग्रुप के लिए हो रही है। फिर आ जाइए, सेक्शन 34 जो है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के रूप में नहीं आता। ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। ये ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जरूर देता है, लेकिन ये किसी ऑफेंस को डिस्कस नहीं करता सेक्शन 34, जबकि 149 एक स्पेसिफिक ऑफेंस की बात कर रहा है। तो इतनी बातें सेक्शन 34 और 149 के डिफरेंस में है। उम्मीद करता हूं कि ज्वाइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को समझाने में मेरा प्रयास सफल रहा, और इस पूरे लेक्चर के जरिए आप वारेंद्र कुमार घोष से होते हुए, महबूब शाह से होते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे कि आखिर ज्वाइंट लायबिलिटी कब इंपोज होगी। ज्वाइंट लायबिलिटी को इंपोज करने के लिए लास्ट में फिर से कंक्लूड करता हूं, 2 बातों पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्री अरेंज प्लान पर और उसके साथ ही एक्टिव पार्टिसिपेशन पर। प्री अरेंज प्लान हो सकता है घटना से पहले बन जाए, हो सकता है मौकाए वारदात पे बने, लेकिन उसका कमीशन ऑफ ऑफेंस से पहले बनना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर 149 में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में जरूरत आपको होगी पहले यह देखने की कि क्या अनलॉफुल असेंबली बनी है। अनलॉफुल असेंबली अगर बन जाती है और
या तो वो ऑफेंस जिसके लिए अनलॉफुल असेंबली हुई है, बनी है, वो हो जाए, या लाइकली होने वाला कोई ऑफेंस अगर कमिट होता है तो वो सारे मेंबर जो उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे वो 149 में कंस्ट्रक्टिव तरीके से लायबल होंगे। वीकेंड लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर जो आपके सामने लेकर आऊंगा वो होगा राइट टू रिकॉल का। आप जनप्रतिनिधियों को आप चुनते हैं, अपनी गांव पंचायत में बैठाते हैं, नगर पालिकाओं में बैठाते हैं, विधानसभा और संसद में पहुंचाते हैं। जीतने के पहले ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो ये 9-2-11 हो जाते हैं। तो हम जनता के पास क्या ऐसा कोई राइट हमें है कि हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के पूरा करने के पहले वापस बुला सकते हैं? और अगर बुला सकते हैं तो कैसे वापस बुलाएंगे? किस तरीके से हम अपनी गांव पंचायत में अपने प्रधान को, नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष को वापस बुला सकते हैं? इन बातों को लेकर अगले शनिवार को वीकेंड लेक्चर सीरीज में राइट टू रिकॉल लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।